नेंद्र, आज हम NCERT 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स यूनिट 4 पार्ट 3 DPI द्वारा जारी की गई नई प्रश्न बैंक के पार्ट 3 को सॉल्व करेंगे। फर्म के संतुलन बिंदु पर MC वक्र MR वक्र को नीचे से क्यों काटना चाहिए? ये देखिए, ये जो E बिंदु है यहाँ पर MC वक्र MR वक्र को नीचे से काट रहा है। तो नीचे से क्यों काटना चाहिए? क्योंकि यदि ये नीचे से काट रहा है तो ये सारा लाभ फर्म को मिल रहा है। अब ये R बिंदु है, यहाँ पर भी MC वक्र है, MR ये भी MC वक्र है जो MR वक्र को काट रहा है, लेकिन ये संतुलन बिंदु नहीं होगा क्योंकि इस बिंदु पर फर्म कितना उत्पादन कर रही है? केवल इतना। लेकिन इसके यदि यही साम्य बिंदु मतलब यहाँ पर उत्पादन बंद कर देना चाहिए। इसके बाद भी यदि फर्म उत्पादन करती है तो वह इतना अतिरिक्त उत्पादन कर सकती है और इस अतिरिक्त उत्पादन से उसे ये अतिरिक्त लाभ प्राप्त होगा। तो ये ऊपर से काटता है तो लाभ प्राप्त नहीं होता, यदि नीचे से काटता है तब क्या है? लाभ प्राप्त होता है। तो MC वक्र MR वक्र को नीचे से काटना चाहिए। क्यों काटना चाहिए? क्योंकि ऐसी स्थिति में फर्म जो है अधिकतम लाभ को अर्जित कर सकती है। ये क्या है? अधिकतम लाभ। इसके विपरीत यदि MC वक्र MR वक्र को ऊपर से काटे, ये R बिंदु पर क्या है? ऊपर से काट रहा है, तो वह उत्पादन के इसी बिंदु पर संतुलन प्राप्त कर ले, यानी R बिंदु पर क्या है? संतुलन, यानी उत्पादन बंद कर दे, तो फिर क्या होगा? उत्पादन वृद्धि से होने वाले अतिरिक्त लाभ से वंचित रहेगा। ये जो अतिरिक्त लाभ M के बाद यदि Q तक और उत्पादन करता तो ये उसे लाभ मिल सकता था, लेकिन वह इससे वंचित हो जाएगा क्योंकि ऊपर से काटने में लाभ नहीं होता, नीचे से काटने में लाभ होता है। यही चीज़ ये एक्सप्लेनेशन के रूप में लिखी हुई है। पूर्ति की लोच को कौन कौन से घटक प्रभावित करते हैं? लोच का मतलब क्या है? पूर्ति बढ़ भी सकती है, पूर्ति घट भी सकती है। समय अवधि आपको केवल ये लिखना है कि जो पॉइंट है उसके कारण पूर्ति बढ़ और घट सकती है तो लोचदार है, और नहीं बढ़ और घट सकती तो बेलोचदार है। यदि मान लीजिए आपके पास बहुत ज़्यादा समय है तो क्या होगा? पूर्ति को आप बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, तो पूर्ति कैसी होगी? लोचदार। यदि आपके पास कम समय है तो आपकी जितनी पूर्ति है आप उतना ही बेच पाएंगे, इसलिए पूर्ति क्या होगी? कम लोचदार। तो केवल इतना याद रखना है कि अधिक समय में पूर्ति लोचदार होती है और कम समय में पूर्ति कम लोचदार या बेलोचदार होती है। दूसरा है वस्तु की प्रकृति। यदि वस्तु मान लीजिए शीघ्र नाशवान होने वाली, जैसे दूध है, तो उसे आप बेचेंगे तो उसकी पूर्ति कैसी होगी? बेलोचदार। लेकिन टिकाऊ वस्तु अगर ना बिके तो आप बाद में बेच लेंगे तो उसकी पूर्ति कैसी होगी? अधिक लोचदार होगी। टिकाऊ वस्तुओं की पूर्ति लोचदार और नाशवान वस्तुओं की पूर्ति बेलोचदार। उत्पादन की तकनीक, यदि मान लीजिए उत्पादन की तकनीक जटिल है, कठिन है, तो क्या होगा कि उसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होगी, इसलिए पूर्ति आप धीरे कम कर पाएंगे, तो पूर्ति की लोच क्या होगी? कम होगी। उत्पादन की तकनीक सरल है तो आप जल्दी से पूर्ति को बढ़ा पाएंगे, तो पूर्ति अधिक लोचदार होगी। बस 3 ही पॉइंट आपको लिखना है। पूर्ति की कीमत लोच को रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। पूर्ति की कीमत लोच क्या होती है? ये बताती है कि मान लीजिए एक वस्तु है और इसकी कीमत डबल हो गई, तो पूर्ति की लोच ये बताएगी कि कीमत डबल होने पर उसकी जो पूर्ति है वो डबल होगी, उससे ज़्यादा होगी या उससे कम होगी, यानी कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप पूर्ति में होने वाले परिवर्तन को बताती है। पूर्ति की लोच की 5 श्रेणियाँ होती हैं। पहली है पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति। ये देखिए सीधी है, कोई लोच नहीं है। कीमत पहले इतनी थी तब भी इतनी ही पूर्ति थी, कीमत बढ़ी घटी तब भी पूर्ति इतनी है। यानी बेलोचदार पूर्ति में क्या होता है कि कीमत में अत्यधिक परिवर्तन होता है तब भी जो पूर्ति है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, तो उसे हम क्या कहते हैं? पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति। दूसरा है इकाई लोचदार पूर्ति। इकाई लोचदार पूर्ति इकाई से कम लोचदार पूर्ति, इसे हम बेलोचदार पूर्ति भी कहते हैं। इसमें क्या है? कम लोचदार। कौन सी चीज़ कम लोचदार है? पूर्ति कम लोचदार है, यानी कीमत की अपेक्षा पूर्ति में परिवर्तन कम होगा। ये देखिए, इसको बनाने के लिए हम चित्र में पहले ये बनाएंगे, ठीक है।
अब ये जो कीमत में तो परिवर्तन हमने ज़्यादा किया है और पूर्ति में परिवर्तन क्या करेंगे हम, कम। ये डिफरेंस ज़्यादा रखना है और ये डिफरेंस कम हो, यानी कीमत में परिवर्तन की अपेक्षा पूर्ति में परिवर्तन यदि कम होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, बेलोचदार पूर्ति कहते हैं। इकाई लोचदार, इकाई लोचदार का मतलब पहले तो हम ये बनाएंगे, कीमत और पूर्ति में बराबर परिवर्तन, यानी ये डिफरेंस और ये डिफरेंस, ये दोनों डिफरेंस कैसे होना चाहिए, बराबर। यानी जब कीमत और पूर्ति में समान अनुपात में परिवर्तन होता है तो उसे हम इकाई लोचदार पूर्ति वक्र कहते हैं। इकाई से अधिक लोचदार, यानी लोच अधिक किसकी है, पूर्ति की लोच अधिक है। यानी कीमत में परिवर्तन पहले हम ये करेंगे और फिर कीमत में परिवर्तन कम करके पूर्ति में परिवर्तन ज़्यादा करेंगे। ये डिफरेंस कम होना चाहिए और ये डिफरेंस अधिक। जब कीमत में परिवर्तन के अनुपात में पूर्ति में अधिक अनुपात में परिवर्तन होता है तो उस इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति कहते हैं। पूर्णतया लोचदार पूर्ति, पूर्णतया लोचदार मतलब पूर्ति घट भी सकती है, पूर्ति बढ़ भी सकती है। कीमत एक ही है लेकिन पूर्ति कभी तो इतनी होती है, कभी इतनी, कभी पूर्ति कम हो जाती है, कभी पूर्ति बढ़ जाती है। यानी कीमत में कोई परिवर्तन ना होने पर पूर्ति में अत्यधिक परिवर्तन होता है तो उसे हम पूर्णतया लोचदार पूर्ति कहते हैं। समय अवधि जितनी अधिक होगी वस्तु की पूर्ति उतनी ही अधिक लोचदार होगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यदि अधिक समय अवधि होती है तो जो पूर्तिकर्ता होता है वो पूर्ति में आसानी से परिवर्तन कर सकता है। अब समय तत्व के आधार पर हम पूर्ति की लोच को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है अति अल्पकाल। जैसे मान लीजिए दूध जैसी नाशवान वस्तुओं के आप विक्रेता हैं, तो क्या आप ऐसा करेंगे कि कीमत कम होगी तो दूध को नहीं बेचेंगे? अगर नहीं बेचेंगे तो दूध खराब हो जाएगा। तो नाशवान वस्तुओं की पूर्ति या अति अल्पकाल में जब आपके पास बहुत कम समय होता है तब पूर्ति कैसी होती है, बेलोचदार। जितनी वस्तुएं आप उतनी ही बेच सकते हैं। अल्पकाल में क्या होता है, अति अल्पकाल की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा समय होता है, लेकिन थोड़ा सा समय होने के कारण आप पूर्ति को केवल उतना ही बढ़ा सकते हैं जितनी कि आपके मशीनों की क्षमता उत्पादन को बढ़ाने की हो। दीर्घकाल में क्या होता है, बहुत समय होता है, आप नई मशीन भी खरीद सकते हैं और जितना चाहें उतना पूर्ति को बढ़ा सकते हैं और जितना चाहें उतना पूर्ति को घटा सकते हैं। इस प्रकार उत्पादन की अवधि जितनी अधिक होती है पूर्ति की लोच भी उतनी ही अधिक होती है, यानी पूर्ति को उतना ही बढ़ाया जा सकता है। एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म कीमत स्वीकारक होती है, समझाइए। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्या होता है कि जो कीमत होती है वो बाजार मांग और पूर्ति के द्वारा, उद्योग के द्वारा निर्धारित की जाती है और जो छोटी छोटी फर्में होती हैं वो उद्योग द्वारा निर्धारित कीमत पर ही अपनी वस्तु को बेचती हैं। यानी फर्में जो होती हैं वो कीमत स्वीकारक होती है, जो उद्योग होता है वो क्या है, कीमत निर्धारक होता है और फर्में कीमत स्वीकारक होती हैं, क्योंकि जो कीमत होती है वो बाजार मांग और पूर्ति के द्वारा निर्धारित होती है। अब जो फर्म होती है वो बाजार मांग और पूर्ति के आधार पर निर्धारित कीमत पर वस्तुओं को जब बेचती है तो वो कीमत को प्रभावित नहीं कर पाती। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि ये कुछ फर्में हैं, एक फर्म कहेगी हम कम कीमत पे वस्तु को बेचेंगे तो वस्तु हमारी ज़्यादा बिक जाए, क्योंकि फर्में जो होती हैं उनकी संख्या बहुत अधिक होती है। एक फर्म वस्तु के मूल्य को प्रभावित नहीं कर पाती। वस्तु बिल्कुल एक जैसी होती है तो कोई भी फर्म जो है ये नहीं कह सकती कि हमारी वस्तु ज़्यादा अच्छी है तो इसको हम कम कीमत या अधिक कीमत पर बेचेंगे तो ज़्यादा वस्तु ले लें। क्रेता विक्रेता को बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है। ये सभी कारण होते हैं कि कोई भी फर्म कीमत को प्रभावित नहीं कर पाती और जो बाज़ार में कीमत चलती है उस निर्धारित कीमत पर ही प्रत्येक फर्म को वस्तु को बेचना होता है। इस प्रकार फर्में कीमत स्वीकारक होती हैं और उद्योग कीमत निर्धारक होता है।
अल्पकाल में फर्म का पूर्ति वक्र किस प्रकार का होता है? अल्पकाल में क्या होता है, समय अवधि इतनी कम होती है कि फर्म ये सोचती है कि उसकी ABC औसत परिवर्तनशील लागतें ही वसूल हो जाएं। औसत परिवर्तनशील लागत, जैसे मान लीजिए कि आप कृषि कर रहे हैं, भूमि आपकी स्थिर है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि या आपके मान लीजिए सूती वस्त्र उद्योग की फर्म है, तो आपके जो कच्चा माल है वो क्या हो जाएगी, औसत परिवर्तनशील लागत। तो अब आप सोचोगे कि चलो भवन का किराया वसूल नहीं हो रहा, मशीनों का कुछ नहीं, तो कपास जो हम हर उत्पादन में लगा रहे हैं, कम से कम उतनी लागत यदि हमें वसूल हो तो हम उत्पादन करें, नहीं तो नहीं करें। तो जो ये आपकी परिवर्तनशील लागत है वो क्या होगी, ये कच्चा माल, श्रमिकों की जो आप मजदूरी दे रहे हो, कम से कम इतनी तो वसूल होना चाहिए। तो औसत परिवर्तनशील लागत में क्या आएगी, कच्चे माल की लागत, श्रमिक मजदूरों को जो दिन प्रतिदिन में भुगतान किया जाता है। तो फाइनली अल्पकाल में हम सोचते हैं कि चलो मशीन का किराया या भवन का किराया वसूल नहीं हो रहा, लेकिन कम से कम औसत परिवर्तनशील लागत यानी कच्चे माल की लागत, मजदूरों को जो भुगतान किया जाता वो वसूल हो जाए। यदि मान लीजिए औसत परिवर्तनशील लागत भी वसूल ना हो तो आपका निर्गत स्तर शून्य होगा, मतलब आप कोई उत्पादन नहीं करेंगे। अब अल्पकाल में पूर्ति वक्र कैसा होता है, तो पूर्ति वक्र सबसे पहले तो औसत परिवर्तनशील लागत के ऊपर होगा। यहाँ पर ये न्यूनतम है औसत परिवर्तनशील लागत, इसके बाद बढ़ रही है। तो जो पूर्ति वक्र होगा वो औसत परिवर्तनशील लागत के न्यूनतम के ऊपर होगा। और ऊपर क्या होगा, जो SMC है, ये SMC यानी अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र जो है वो पूर्ति वक्र होगा। लेकिन अल्पकालीन सीमांत लागत का कौन सा भाग पूर्ति वक्र होगा, जो न्यूनतम औसत परिवर्तनशील लागत के ऊपर होगा। तो फाइनली हमने क्या देखा कि अल्पकाल में फर्म का पूर्ति वक्र क्या होता है। अल्पकाल में फर्म का पूर्ति वक्र SMC का वह भाग होता है जो न्यूनतम औसत परिवर्तनशील लागत के ऊपर होता है। SMC का वह भाग होता है जो न्यूनतम औसत परिवर्तनशील लागत के ऊपर होता है। यदि ABC भी वसूल नहीं हो रही तो फर्म का निर्गत स्तर कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पूर्ति वक्र क्या है, ये SMC का ये वाला भाग जो है वो पूर्ति वक्र है। दीर्घकाल में फर्म का पूर्ति वक्र क्या होता है, वही आंसर है, केवल अल्पकाल की जगह आपको क्या लगाना है, दीर्घकाल। ये LMC है यानी लॉन्ग टर्म मार्जिनल कॉस्ट, और ये LAC है यानी लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट। तो वही है कि LMC का वह भाग जो न्यूनतम औसत लागत के ऊपर है वो फर्म का क्या होगा, पूर्ति वक्र। अगर मान लीजिए LAC वसूल नहीं हो रही यानी लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट, दीर्घकालीन औसत लागत वसूल नहीं हो रही, तो फर्म का निर्गत स्तर यानी उत्पादन कितना होगा, शून्य। मान लीजिए कि आपके कच्चा माल जो है वही वसूल नहीं हो पा रहा, श्रमिकों की कॉस्ट भी वसूल नहीं हो पा रही, तो आप कितना उत्पादन करेंगे, शून्य। तो दीर्घकाल में फर्म का पूर्ति वक्र क्या होता है, LAC। दीर्घकाल में फर्म का पूर्ति वक्र LMC का वह भाग होता है जो न्यूनतम LAC के ऊपर होता है, जो न्यूनतम, ये क्या है, न्यूनतम LAC के ऊपर होता है। तो ये क्या है, न्यूनतम LAC के ऊपर LMC का भाग है, जो कि हम क्या कहेंगे, इसे पूर्ति वक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको उत्पादन दिया हुआ है, कीमत दी हुई है और कुल उत्पादन दिया हुआ है। वस्तु की कीमत क्या है, 10 रुपये, तो हमने सारे उसमें ये भी वस्तु की कीमत क्या है, 10 रुपये। अब यदि मान लीजिए आपको निकालना क्या है, कुल संप्राप्ति। कुल संप्राप्ति का फॉर्मूला क्या होता है, कीमत P × Q, यानी मान लीजिए कि आपकी कितनी P यानी कीमत कितनी है, 10 रुपये, कितनी वस्तु बेची है आपने, 0, तो आपकी कुल संप्राप्ति कितनी हो जाएगी, 0। अब कीमत है आपकी 10 रुपये और आपने वस्तु बेची 1, तो 1 का 10 में गुणा करेंगे तो आपकी कुल संप्राप्ति कितनी होगी, 10। अब 2 वस्तुएं आपने 10 रुपये में बेची तो आपकी कुल संप्राप्ति कितनी हो जाएगी, 20। 3 वस्तु 10 रुपये में बेची तो कुल संप्राप्ति 30। तो इस प्रकार से ये आपकी संप्राप्तियाँ निकल आएंगी। अब आपको निकालना है लाभ। अब आपकी
ये तो है लागत, ये आपकी बेचने के बाद आपको जो पैसे मिले वो ये है, और ये आपके बनाने में जो पैसे लगे वो हैं। अब आपने ज़ीरो, आपको मिला कुछ नहीं और आपने लागत 5 रुपये लगाई, तो आपकी लाभ ना होकर 0 माइनस 5 कितने हो जाएंगे, -5 आपकी हानि हो जाएगी। अब आपको आय तो हुई है 10 और आपने लागत लगाई है 15, 10 माइनस 15 मतलब -5 जो है आपकी हानि है। अब आपको बेचने के बाद 20 रुपये मिले और आपने लागत लगाई है 22, तो आपकी हानि कितनी हो गई, -2। अब आपने लगाए, आपकी बेचने के बाद 30 रुपये मिले और आपकी लागत है कितनी, 27, तो 30 में से 27 माइनस करेंगे तो 3 आपका क्या आ जाएगा, लाभ। 40 माइनस 31 बराबर 9 लाभ। तो इस प्रकार से आप लाभ की गणना कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जो रेड कलर से है ये क्वेश्चन में आएगा और ग्रीन कलर से ये आपको निकालना है। आपको देखिए कुल संप्राप्ति यानी बेच के आपको जो पैसे मिलने वाले हैं वो दिया है, कुल लागत यानी बनाने में आपने कितने पैसे खर्च किए हैं। अब आपकी लागत तो है 5 रुपये और आपको मिला कुछ भी नहीं है, तो आपकी हानि क्या आई, -5। लगाए आपने 7 रुपये हैं, बेचने के बाद आपको 5 रुपये मिले, तो 7 में से 5 माइनस होंगे, -2 आपका क्या आ जाएगा, हानि। 10 रुपये आपकी लागत है और मिले भी 10 रुपये, 10 माइनस 10 0 लाभ। अब आपने लागत 12 रुपये है जबकि बेचने पर आपको 15 रुपये मिले हैं, 15 माइनस 12 इक्वल टू 3, 20 माइनस 15 इक्वल टू 5, 25 माइनस 23 इक्वल टू 2, 30 माइनस 33 इक्वल टू -3, 35 माइनस 40 इक्वल टू -5। तो इस प्रकार से आप लाभ की गणना कर सकते हैं। कुछ नहीं, आपको ये संप्राप्ति में से लागत को माइनस करेंगे तो लाभ आपको प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में निम्नलिखित प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में यदि मान लीजिए कि बड़ी संख्या में विक्रेता हैं, अगर ये क्रेता को आप हटा लेना, केवल विक्रेता रहने देना। यदि विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक है तब क्या होगा, बड़ी संख्या में विक्रेता, यदि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है और उसमें विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक है, तब भी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्या होता है, विक्रेताओं की संख्या इतनी अधिक होती है कि कोई भी एक विक्रेता यदि ये चाहे कि वो कीमत को कम करे तो बाकी सारे जो क्रेता हैं, सारे विक्रेताओं के क्रेता उसके पास आ जाएं, तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि विक्रेता इतनी अधिक संख्या में होते हैं कि प्रत्येक विक्रेता कुल पूर्ति का एक छोटा सा भाग ही बेचता है, तो वह मूल्य को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं होता है। समरूप वस्तु अर्थात पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो वस्तु बेची जाती है वे बिल्कुल एक जैसी ही दिखती हैं, इसलिए विक्रेता जो होता है उसको अपनी वस्तु बेचने के लिए किसी भी प्रकार के विज्ञापन व्यय करने की आवश्यकता नहीं होती है।